नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाजरीन, कोरोना वायरस एक आलमी वबा तो बन चुका है। पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान भर में केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन जहां से इसका आगाज़ हुआ वो चीन का एक शहर वुहान था। फिर पूरा चीन इससे मुतासर हुआ। लगभग 3 महीनों के लॉकडाउन के बाद चीन को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। अगर बात की जाए दीगर ममालिक की, तो न्यूजीलैंड ने अपने मुल्क को कोरोना फ्री स्टेट करार दे दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की जहां तक बात है, यहाँ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में कुल केसेस की तादाद 1,40,000 के करीब आन पहुँची है, जबकि अमवात की बात करें तो 2,000 से ज़ायद अमवात सामने आई हैं। सेहतयाबी के बारे में भी आपको बताएंगे तो 91,000 से ज़ायद लोग सेहतयाब होके अपने घर वापस चले गए हैं। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, साथ ही साथ आपकी लाइव कॉल भी लेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वजी। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, बताइएगा, जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो वो बुखार, कफ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की सूरत में सामने आते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे हम ये भी सुनते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी ये सिम्टम्स हमें हों। कभी कभार ये सिम्टम्स हमें नहीं भी होते और हम कैरियर बन जाते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए। इस पे क्या कहेंगे? एक्चुअली बात यह है कि किसी भी वायरस का कैरियर होना और उसका एक्टिव होना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कैरियर जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है और एक्टिविटी डिफरेंट चीज़ है। मे भी पॉसिबल है कि आप कैरियर हूँ, मैं भी कैरियर हूँ, बट एक वायरस एक्टिव नहीं है। अगर वायरस एक्टिव होगा तो वो डेफिनेटली काम करेगा, बट एक्टिव नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्प्रेड नहीं करेगा या वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये। सेकेंडली ये कि अगर बच्चे किसी भी पेशेंट का कोरोना का जो इन्वॉल्व है जो कोरोना में, उसके अंदर जो अगर वायरस मौजूद है और वो ट्रांसमिट कर रहा है, अगर उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है या उसकी एंटीबॉडीज़ अच्छी हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि उसके ऊपर उस तरीके से अंदाज ना हो जिस तरीके से उसको होना चाहिए, या उसकी जो वो क्या कहना चाहिए उसको, उसकी एक्टिविटी जो है वो कम होगी डेफिनेटली जी। तो वो इतना आसान नहीं होगा फिर। ठीक है। दूसरा जी, लेकिन जो 2% जिसको वो ट्रांसमिट हुआ है वायरस, में भी पॉसिबल है कि उसके लिए वो डेंजरस हो जाए। ठीक है, जैसे कि उनके वालिदैन के लिए, जो बुजुर्ग उनके जी, घर में किसी के लिए हैं। जी हाँ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो ओल्ड एज लोग हैं या बच्चे हैं, या जो वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम ख़राब है, या वो लोग जो पहले से किसी भी बीमारी में मुब्तला है, स्पेशली जो है वो चेस्ट डिजीज़ लाइक नमूनिया, ट्यूबरकुलोसिस या फ्लू वगैरह में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, तो उनको पॉसिबल है कि ये ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाए और उनके लिए डेंजरस साबित हो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कहा यह जाता है ये वायरस 14 दिन तक हमारी बॉडी में रहता है और 14 दिन बाद ये वायरस हमारी बॉडी से चला जाता है। उसके बाद कितने % चांसेस होते हैं कि ये वायरस फिर से हमें अटैक करे? देखिए, इस बारे में ऐसा कोई रिसर्च तो अभी तक नहीं है। ठीक है ना, बट ये है कि चांस तो है, कोई भी वायरस आपके पास दोबारा रिलैप्स या जिसे आप लोग रिपीट कहते हैं वो कर सकता है, इसका चांस होता है। लेकिन सेकंड टाइम ये अगर कभी भी आएगा तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी मौजूद होती है, तो वो इतना डेंजरस नहीं होगा। जी। और इसकी अगर अद्वियात की बात करें तो पैनाडोल को काफ़ी इस्तेमाल करने का कहा जा रहा है। दीगर डॉक्टर के हवाले से या सोशल मीडिया पर जो हमने वीडियोस देखी हैं कि अब तक इसकी कोई मेडिकेशन, कोई अद्वियात सामने नहीं आई है। एक सिंपल पैनाडोल खा के जो है हमें इससे रिलीफ मिल सकता है। नहीं, एक्चुअली बात ये देखें, वायरस जो है उसकी तो कोई मेडिसिन अभी अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है। ना इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, ना इसकी कोई मेडिसिन ऐसी अवेलेबल है, क्योंकि एक वायरस है। हमारे पास जितनी भी मेडिसिन इस वक्त थ्रू आउट द वर्ल्ड मौजूद है, नॉर्मली 90 to 80 बल्कि मोर देन 90% वो सारी एंटी बैक्टीरियल है। एंटी वायरस हमारे यहाँ वैसे ही ऑलरेडी मौजूद नहीं है। ठीक है। और कोरोना तो अभी क्योंकि हमारे यहाँ अभी डिस्कवर हुई है, नया वायरस, हमने नया तो नहीं है, ये बेसिकली पुराना वायरस है। इसका एक ऑलरेडी एक पहले भी एक वायरस कोरोना ऑलरेडी 1985 में पहले भी आ चुका है ये। ठीक है, बट वो कोरोना 1 था। ये कोरोना 2 जो है ये ज़्यादा डेंजरस है। इसकी एज सच मेडिसिन तो अभी तक मौजूद नहीं है। पैनाडोल से आप अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। पैनाडोल इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। पैनाडोल जस्ट एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन है, वो आपको इसमें रिलीफ दे सकती है, फीवर आपका कम कर सकती है, फीवर सबसाइड कर सकती है,
थोड़ा बहुत आप रिलैक्स हो सकते हैं, आपके जो बॉडी पेन्स हैं वो कवर हो सकते हैं, बट इसके ऐसा ये ट्रीटमेंट नहीं है। ये ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है डॉक्टर वजीह कि हमें अपने आप को आइसोलेट कर देना चाहिए 14 दिन के लिए। तो जब हम आइसोलेशन पे चले जाते हैं 14 दिन के लिए, कमरे में बंद हो जाते हैं, अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, तो उसमें घर में जब मौजूद होते हैं तो उसका तरीका हमें क्या अपनाना चाहिए? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन का तो मतलब ही सिंपली जो है तन्हाई है। तन्हाई, ठीक है। तन्हाई का मतलब ये है कि आप टोटली आइसोलेट हो गए। आप अपने घर वालों से कम इंटरेक्ट रहें, बहुत कम किसी से मिले जुलें। इवन ये है कि आपको जो खाने पीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी आप बहुत ही सेफ हैंड्स के साथ लें। जो भी आपको वो चीज़ें दे रहा है वो भी ग्लव्स पहने, मास्क लगाए। और मेरे ख्याल में आइसोलेशन का तो टोटल मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल तन्हाई में चलें। देखें, ये दिस इज़ जस्ट अ वायरस, आपको जो कि नज़र नहीं आ रहा है, ये एक ऐसा दुश्मन है जो नज़र ही नहीं आता है हमें जी। आपको नहीं पता कि कब ये हिट कर जाए, कब हिट ना करे, आप इसको रोक तो सकते नहीं हैं। आप टोटल आइसोलेशन में रहें, बिल्कुल तन्हाई में रहें। खाने पीने के लिए आप एक टाइम मुकर्रर कर लें और एक ही पर्सन रखें जो आपको ये सारी चीज़ें दे। वो जो पर्सन आपको ये दे रहा है, आपकी फैमिली का जो भी मेंबर ये खाने पीने की चीज़ें दे रहा है, वो खुद भी फ़ौरन जाके जो है वो हैंड वॉश करे अपना। बल्कि बेहतर ये तो ये है कि पूरा टोटली अपने आप को सैनिटाइज करे, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं जो इस मर्ज से मुतासर हो रहे हैं, उनके लिए सनलाइट में बैठना काफ़ी फ़ायदेमंद है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सनलाइट में बैठना फ़ायदेमंद, मुझे तो इस चीज़ पे मैं 50% एग्री करूँगा। 50% एग्री करूँगा। इस लिहाज से देखें, सनलाइट से आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। सनलाइट ऐसा आपको विटामिन D3 शायद प्रोवाइड कर दे, जो कि अगर आपकी बॉडी में कम है तो उससे आपका शायद इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हो। जिस तरह और विटामिन या मल्टीविट या न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या दूसरी चीज़ें हमारी बॉडी में जब कम होती हैं तो इम्यून सिस्टम डेफिनेटली प्रॉब्लम करता है वो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये भी फिर बताया जाता है कि जो लोग मुतासर हुए हैं, जो अमवात सामने आई है कोविड पॉजिटिव की वजह से, उस अमवात की वजह से कहा यह जाता है कि हम डेड बॉडी के करीब ना जाएं। तो क्या वो वायरस डेड बॉडी में कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए रहता है? जी हाँ, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल हैं पॉसिबिलिटीज़। इसलिए कि जो दूसरे वायरसेस हैं वो भी किल नहीं होते, आफ्टर डेथ जो है वो रहते हैं बॉडी के अंदर, डेड बॉडी में। इसकी कोई ऐसा रिसर्च नहीं है कि ये कितने टाइम रहेगा। ठीक है। बट आपको प्रिकॉशनरी जो है उसको सेफ़ रखना चाहिए, अपने आप को उस डेड बॉडी से दूर रखना चाहिए, और उसको भी अच्छी तरह मेरे ख्याल में रैप करके या जो भी है इस तरीके से करना चाहिए। और जब वो उसको आप उसको डेड बॉडी को दफना रहे हैं तो उस वक्त भी आप लोगों को मेरे ख्याल दूर रहना चाहिए, क्योंकि वायरस का कोई टाइम तो इसमें टाइम लिमिट या टाइम फ्रेम तो नहीं पता कि कितने अरसे ये वायरस रहेगा या कितने अरसे नहीं रहेगा। बट ये ज़रूर है कि हाँ, वो वायरस मौजूद है, डेड बॉडी में वो वायरस रहता है। उस वक्त मौजूद है। और कब तक रहता है, मे भी पॉसिबल है कि 4 to 5 डेज हो सकता है कि ये मौजूद रहता हो। ठीक है, क्योंकि वायरस कभी इंसान के साथ किल नहीं होता। वायरस कभी इंसान के साथ जी किल हाँ, नहीं इंसान होता। डेड हो जाता है, वायरस डेड नहीं होता। वायरस एक अलग चीज़ है, इंसान एक अलग चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है, जब हम एहतियाती तदाबीर की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप लोगों से कम से कम 6 फीट की दूरी पर रहकर बात करें, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो वो हवा के ज़रिए जो है आपके ऑक्सीजन के ज़रिए दूसरों को मुतासर कर सकते हैं, दूसरों को ये वायरस दे सकता है। लेकिन जब हम डेड बॉडी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो अमवात हो चुकी होती है, तो ऑक्सीजन के थ्रू ये वायरस पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर सकता, पास नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल पास नहीं हो सकता, बट जो लोग उसके करीब जाएंगे उनको तो डेफिनेटली वो पास कर सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जो वायरस है ये सिर्फ आपके ऑक्सीजन से या आपकी ब्रीथ से ट्रांसमिट नहीं होता। ये जितने दूसरे जो आपके सब्सटेंस हैं उनसे, उनके ऊपर भी तो आप जैसे जस्ट लाइक है आपकी ये टेबल, अगर इसके ऊपर कोरोना वायरस है तो इट इज़ डेंजरस फॉर मी। ठीक है, ये मुझे ट्रांसमिट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है ना। इसी तरह डेड बॉडी में भी ट्रांसमिट तो होने के चांसेस हैं, उसके अंदर ट्रांसमिट होने के चांसेस होते बिल्कुल हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, ये मैं जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि बाय प्रोफेशनल आप खुद भी डॉक्टर्स हैं, और जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारे लिए फ्रंट लाइन पे खड़े हैं और उनका इलाज कर रहे हैं, कोविड पॉजिटिव लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो वहाँ पर लगा कर और अपनी पूरी फैमिली को सफ़र करके यहाँ पर आपके लिए खड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं। एक तरीके से जिस तरह कोई फौजी मुहाज पे फ्रंट लाइन पे खड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ उसी तरह खड़े हुए हैं। उनको कोविड-19 लगने के 99% चांस होते हैं। आप कितनी भी उसके अंदर एहतियात कर लें, कितना भी अपने आप को बेहतर कर लें, बट चांस तो है उनको। ठीक है,
जिस तरह आप फ्रंट लाइन पे जाता है, कोई सोल्जर जाता है तो उसको गोली लगने का चांस तो होता है, चाहे वो कितनी भी एहतियात कर ले। इसी तरह कोविड-19 का भी चांस तो है। बिल्कुल, चांस तो बहुत ज़्यादा होता है। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा कि ये जो वायरस है, इसका आगाज़ जो है वो चीन के एक शहर वुहान से हुआ, फिर हमने देखा कि पूरा चीन इससे मुतासर हो गया। बाय प्रोफेशनल आप डॉक्टर भी हैं, लेकिन एक तज़िया भी चाहूँगी, जिस तरीके से चीन ने हिकमत अमली अपनाई और लॉकडाउन करके वायरस को ख़त्म किया, क्या वो पाकिस्तान भी कर सकता है? देखें, पाकिस्तान अगर कर सकता नहीं है, कर सकता था, राइट। इनिशियल स्टेज पे जब हमारे यहाँ ये कोविड-19 के 1 या 2 केसेस आए, मेरे ख्याल में उस वक्त टोटली लॉकडाउन करना चाहिए था। ठीक है। उस वक्त अगर हम लॉकडाउन कर लेते तो मेरा ख्याल है कि इतना स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि अगर आप 15 टू 20 डेज़ के लिए लॉकडाउन कर लेते तो इसकी जो लाइफ है वो 15 या 14 डेज़ है तकरीबन, हार्डली 20 डेज़ के अंदर बिल्कुल किल हो जाता है। 15-20 डेज़ अगर आप लॉकडाउन कर लेते, जितने भी पेशेंट थे वो आपके सामने आ जाते। ठीक है, राइट। जब वो सामने आ जाते, बाकी लोग सेफ हो जाते, या जिनको ट्रांसमिट हो चुका था वो भी 4-5 डेज़ का अपना जो है वो पीरियड गुजार के वो भी सामने आ रहे होते आपके। बिल्कुल ठीक है। तो एक सर्टेन पीरियड होता है, ये गुजारने के बाद जो है वो हम इस वबा से बच सकते हैं, और हमें एहतियाती तदाबीर का भी बिल्कुल ध्यान देना है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस पे। इंटरनेशनली भी नाज़रीन को अपनी तादाद बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में अमेरिका सरफ़हरिस्त है, जहाँ पे अमवात की तादाद 1,16,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि ब्राज़ील में 41 अफराद अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। अगर बात करें इटली की, तो इटली में तादाद 44,000 हो गई है। मैक्सिको में 16,000 से ज़ायद अमवात सामने आई। अगर बात करें पड़ोसी मुल्क भारत की, तो वहाँ हलाकतों की तादाद 18,809 अफराद अपनी कीमती जानों को खो बैठे हैं। यकीनन कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान ही इस वबा से मुंसलिक नहीं है। कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये वबा फैल चुकी है, और काफ़ी हद तक फैल चुकी है। जैसे कि हमने देखा कि अमेरिका सुपर पावर हो के भी इस वबा को रोक नहीं पा रहा है। लेकिन जहां बात करें कोविड पॉजिटिव फ्री कंट्रीज़ की, तो न्यूजीलैंड इसमें सर फहरिस्त है, और अब तक 3 हफ्तों से कोई मज़ीद केसेस नहीं आए हैं। तो डॉक्टर वजी की जानिब जाऊंगी। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पे अभी भी केसेस की जो तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन न्यूजीलैंड ने इसे काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। एक्चुअली बात यह है कि जहां आपकी आइसोलेशन है, जहां क्वारंटाइन है, जहां आपकी गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, डेफिनेटली वहां पर कमी तो आएगी। ठीक है। इसकी रीज़न्स ये हैं कि वहाँ की पब्लिक में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। हम लोगों को खुद भी अवेयर होना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इससे बचेंगे, जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को लोगों से डिस्टेंस के साथ मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, डेफिनेटली उतना फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट उन्हें लाइन दे रही है वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। गवर्नमेंट खुद भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे लोगों को अवेयर कर रही है। पब्लिक वहाँ की खुद बहुत अच्छी अवेयर है। वहाँ पर ये सारे सिलसिले बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी और पब्लिक लेवल पे भी। दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। जब पब्लिक और गवर्नमेंट एक दूसरे का साथ देती है तो डेफिनेटली उन कंट्रीज़ में सिर्फ कोविड ही नहीं, हर चीज़ बैलेंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, इम्यूनिटी के हवाले से भी अगर बात की जाए तो कहा यह जाता है कि अगर हमारी इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत होगी तो ये वायरस हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो इस हवाले से ज़रा गाइड कीजिएगा, कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए, कौन सी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए? देखें जी, सबसे पहले तो इम्यूनिटी की हम बात तो कर लेते हैं और हम ये भी कह देते हैं कि विटामिन्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखें, सबसे इम्यूनिटी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक बैलेंस डाइट है, राइट। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि आपके अंदर हर चीज़ वेल बैलेंस होना चाहिए। आपके अंदर प्रोटीन की जो मिकदार चाहिए वो प्रोटीन उतनी मिकदार में होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट जितना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट उतने मौजूद होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे मेरा ख्याल है कम तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी। आपकी जितनी भी बॉडी रिक्वायरमेंट्स है, माइक्रो न्यूट्रेंट्स, विटामिन्स, विटामिन्स और जितने आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं
वो सारे अगर आपके बैलेंस है तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जो हम लोग यंग एज की बात करते हैं कि यंग एज में ये कोविड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा, उसकी रीज़न ही यही कि यंग एज में क्योंकि आपकी डाइट बहुत अच्छी होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, आप बड़ी बैलेंस डाइट ले रहे होते हैं, उस वजह से आपके ऊपर कोविड इतना असरअंदाज नहीं हो रहा होता। ठीक है। मोस्टली आपको वाइटामिन का इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए, वेजिटेबल्स आपको डेफिनेटली ज़्यादा लेने चाहिए, आयरन बेस्ड वेजिटेबल्स से। डॉक्टर साहब यहीं से कंटिन्यू करूंगी, कॉलर मौजूद है, वो ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? क्या हाल है, ठीक है आप? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सवाल कीजिए। मैं सवाल तो यही है कि आप इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपका बात भी चैनल है बोल न्यूज़ वाले। हाँ हेलो जी जी सवाल हेलो? कीजिए। और सारी क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देखिए मेरा रात को उनके प्रोग्राम शो जरा करें ना आप लाइव, ठीक है? चलिए, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है मेरे ख्याल से, कॉल ड्रॉप हो चुकी, मेरे ख्याल से शायद वो इम्यूनिटी के हवाले से ही हम दोबारा जानना चाहूँगे डॉक्टर साहब। जी, इम्यूनिटी के लिए आपको जो है आयरन बेस्ड वेजिटेबल्स लेना चाहिए, वो वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए जो जूसी हों, लाइक जैसे लौकी है, तुरई है, वो चीज़ें लेना चाहिए। बाकी आपको जो है मीट भी लेना चाहिए, मीट भी बहुत ज़्यादा नीडेड है क्योंकि मीट में आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स बहुत अच्छे लेवल के मिल जाते हैं, तो आपको वो भी लेना चाहिए। दूसरी भी तकरीबन फ्रूट्स भी आपको सारे लेने चाहिए जैसे और सीजनल फ्रूट तो डेफिनेटली आपको लेने चाहिए इस सूरत में, स्पेशली जैसे आजकल आम आ रहा है या लीची वगैरह आ रही हैं, तो आम में आयरन बहुत अच्छा होता है, लीची में जो है वो प्रोटीन्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको वो लेना चाहिए। और जितने भी आपको फ्रूट्स हैं आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। आपको अपनी डाइट बैलेंस देखें, विटामिन्स मल्टीविटामिन्स या वेजिटेबल कोई इंपॉर्टेंट इतना नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी ये है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक है, बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि पानी का इंटेक हमें कितना लेना चाहिए? पानी का इंटेक तो देखें पानी का इंटेक तो जो नॉर्मल आप लेते हैं वही लेना चाहिए। ज़्यादा पानी लेने से कोई कोविड के ऊपर असर नहीं होगा, वो एक वायरस है, उसके ऊपर कोई नहीं होगा। आप रिलैक्स शायद हो जाएं, आपकी अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम है या आपके थ्रोट में कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है तो शायद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, बट पानी आपको नॉर्मल लेना चाहिए। ज़्यादा पानी लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना इसके अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जो कोविड पॉजिटिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, हॉट फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सच एज कावा हो गया, चाय हो गई, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें अभी तक इस सिलसिले में कोई रिसर्च तो नहीं है, ठीक है ना, इस बारे में अभी तक कहीं से हमें कोई WHO की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आई है कि आप गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें। गर्म चीज़ इस्तेमाल करने से आपका जो है वो थ्रोट तो रिलैक्स हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे आपको पेन हो रहा होता है, सोर थ्रोट हो रहा होता है, वो तो रिलैक्स हो रहा होता है, बट अदरवाइज़ तो गर्म चीज़ें लेने से कोई इतना, जिस तरह उल्टी सीधी बातें हैं कि जी वो कोरोना जो है वो उससे किल हो जाएगा गर्म चीज़ लेने से। देखिए कोरोना को किल करने के लिए मिनिमम 52 टेम्परेचर चाहिए। क्या आप 52 टेम्परेचर इनहेल कर सकते हैं? आप ले सकते हैं, आप पी सकते हैं, आप खा सकते हैं, नहीं खा सकते। अच्छा 52 भी कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, 52 टेम्परेचर कंफर्म नहीं है कि आपका 52 टेम्परेचर के ऊपर ही किल हो जाएगा। ये एक अंदाज़ा है, एक रिसर्च है छोटी सी, जो आपको पता है रिसर्च में इस किस्म की जो नई कोई भी वायरस आता है उसके ऊपर जो रिसर्च होती है वो अप डाउन होती रहती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। कॉलर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं शाज़िया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि ये जो बुखार आजकल है, क्या ये बुखार भी जो ना कोरोना की वजह से हो रहा है? क्या इसका जो ना क्या सूरत-हाल है, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नॉर्मल बुखार की बात कर रहे हैं आप? जी जी ठीक है, इसके अलावा कोई और सवाल? नहीं और कोई नहीं है, खाली बुखार है। बुखार की वजह से हमारे जो ना जहन में थोड़ा सवाल था, मैंने इसलिए जो ना आपको कॉल किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा डॉक्टर वजी, लोगों में एक पैनिक भी देखने में आ रहा है कि हर बुखार को वो कोरोना समझ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि हर बुखार हर फीवर कोरोना वायरस है? देखें सबसे पहले तो वजह पैनिक होने के पैंडमिक होना चाहिए लोगों को, ठीक है ना, और हर फीवर कोरोना नहीं होता, हर फीवर टाइफाइड नहीं होता, हर फीवर नमूनिया नहीं होता, हर फीवर जो है वो कॉलरा नहीं होता, हर फीवर डेंगू नहीं होता, हर फीवर चिकनगुनिया नहीं होता, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स, आपके करीब जो फिजिशियन है डेफिनेटली वो डायग्नोस करेंगे, आपके करीब अच्छे फिजिशियंस होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको बताएंगे। हर फीवर कोरोना नहीं होता जब तक कोरोना की कंफर्म सिम्टम्स ना हो जाए, आपका जो रिलेटेड डॉक्टर है, फिजिशियन है, जब तक वो आपको ना कहे कि आपको कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, आप अपने तौर पर डायग्नोस ना करें कि यू आर इन्वॉल्विंग इन द कोरोना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना।
डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कोरोना फीवर एंड अदर फीवर, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि जिस बुखार में हम मुब्तला हैं ये कोरोना वायरस की वजह से है या ये दीगर बुखार है, मौसमी बुखार जिसे हम देखें, कहते सबसे हैं? पहले तो एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में हर शख्स को रखना चाहिए कि किसी भी डिज़ीज़ के बारे में डायग्नोज करने वाला डॉक्टर होता है, आपका फिजिशियन होता है। जी, आप डायग्नोज नहीं कर सकते, ना आप अंदाज़े लगा सकते हैं, ना आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए इस बारे में। इसकी रीज़न ये है कि जितने भी फीवर होते हैं, जितनी भी सिम्टम्स होती हैं, नॉर्मली बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होती हैं। ठीक है। ठीक है, अगर आपको एक सिंपल नॉर्मल एक नमूनिया है तब भी आपका जो है वो चेस्ट कंजेस्टेड होगा, जब भी आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, अगर आपको सोर थ्रोट है, आपको टॉन्सिलाइटिस वगैरह है, तब भी ये सारी सिम्टम्स आएंगी। तो आप अपने तौर पे डायग्नोज नहीं कर सकते। बट जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं उसमें आपको ब्रीथलेसनेस हो जाती है, जिसे आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी कहते हैं, वो हो जाती है, सोर थ्रोट होता है, चेस्ट में आपको पेन फील हो रहा होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है। बट ये सारी चीज़ें जब होती हैं जब सीवियरिटी की तरफ जा रहा होता है। इनिशियल स्टेज पे आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता, आपको ना फीवर हो रहा होता है ना किसी और चीज़ के बारे में अंदाज़ा हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, वही बात है जब हम कहते हैं कि इनिशियली स्टेज में हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता कि आया हम कोरोना की वजह से मुब्तला हैं या नहीं हैं, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर हमें लेनी चाहिए और उस पर मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और कोरोना वायरस पे हमारा प्रोग्राम जारी है। डॉक्टर वजी स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगी, जहाँ हम बात करते हैं 50+ लोगों की, तो कहा यह जाता है कि ये वायरस हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, लेकिन बच्चों के हवाले से बताइएगा कि ये वायरस कितना अफेक्ट कर सकता है, और खुदा ना खास्ता किसी बच्चा जो इस वायरस से मुतासर हो जाता है तो उसके वालिदैन को क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए? देखें जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे को, अल्लाह ना करे किसी बच्चे को कोरोना हो जाता है, कोविड-19 का उसको वायरस इन्वॉल्व हो जाता है, तो बच्चों को क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है आफ्टर 1 ईयर काफ़ी बड़ों की निस्बत वीक होता है थोड़ा सा। ठीक है। तो उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। उनके वालिदैन को चाहिए फ़ौरन जो है नियरेस्ट आपका फिजिशियन है उससे कांटेक्ट करें, उससे बात करें और उसको टोटली आइसोलेशन में कर दें, या अगर कोई नीड है तो उसको हॉस्पिटलाइज कर दें, और ख़ुद भी फिर उसके बाद एहतियात करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो वालिदैन से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, स्पेशली जो मदर एंड फादर हैं या उनके साथ जो खेलने वाले बच्चे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, तो उन दूसरे बच्चों को भी ट्रांसमिट होने का चांस ज़्यादा होता है। इसमें चांस ये होता है बच्चों में स्पेशली कि बच्चों से बड़ों को बहुत जल्दी लगता है, इसलिए कि मदर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, नियरेस्ट पेरेंट्स जो होते हैं आपके चचा ताया फूफी वगैरह, ये बड़े अटैच्ड होते हैं, तो इनको हो सकता है, और बच्चों में जो है ये थोड़ा सा डेंजरस साबित हो सकता है। जी, कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फरूख बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, सवाल कीजिए। मेरा ये सवाल था कि मुझे कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था, तकरीबन 10 to 12 डेज हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद दोबारा हॉस्पिटल गया तो उन्होंने कहा जी कि बस अब आपका ठीक हो गया बगैर टेस्ट किए। आप ये पता करना था क्या दोबारा चांसेस होते हैं वो कोरोना के या नहीं, ऐसा कोई तो पॉसिबल? आपको मेडिसिन क्या दी थी डॉक्टर ने? मेडिसिन कोई भी उन्होंने मुझे नहीं दी, मुझे बिल्कुल ट्रीट ही उस तरह नहीं किया गया। बस पॉजिटिव आया तो मुझे से ये पूछा गया कि हॉस्पिटल में क्वारंटीन करेंगे घर में करेंगे। मैंने कहा जी जैसे कहते हैं घर में भी मेरे डबल पोर्शन है, मैं सेपरेट क्वारंटीन हो जाता हूँ। तो मैं आपका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया था? जी पॉजिटिव आया था। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और सिम्टम्स आपको बाद में हुए आइसोलेशन के बाद? आइसोलेशन अब मेरे जब 14 डेज गुजर चुके हैं, खांसी मेरी आराम में आ रही, खांसी मुझे जो है वो शुरू हुई है जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई और सवाल? चांसेस हो सकते हैं कोरोना होने के या नहीं, क्या एहतियाती तदाबीर की जाए? ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर वजी, इन्होंने एज सच तो कोई अद्वियात इस्तेमाल नहीं की, कोई मेडिकेशन भी नहीं लिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब उन्हें लाइट सी खांसी है, तो चांसेस हैं दोबारा? देखिए, चांसेस का फ़िलहाल तो इनको मुझे कोई चांस नहीं लग रहा। प्लस ये है कि सबसे पहले तो ये कंफर्म है कि इनको कोरोना था। अगर इन्होंने किसी अच्छी लैब से टेस्ट करवाया, वहाँ से पॉजिटिव आया, तो डेफिनेटली इनको कोरोना था। बट आफ्टर क्वारंटीन इन्होंने जो टेस्ट करवाया है वो निगेटिव आया है। उसमें एंटीबॉडीज़ के बारे में क्या कहा गया, कि रिमार्क्स क्या दिए हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है।
ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ये कि जाहिर है अब ये कोरोना इनको हो चुका, ख़त्म हो गया, तो इनके अंदर एंटीबॉडी मौजूद है, इसलिए अब अगर कोई किसी किस्म की कोई वायरस की एक्टिविटी होती भी है तो इनके लिए तो डेंजरस नहीं है वो, ठीक है, डेंजरस नहीं है डेंजरस इनके लिए। नहीं है। अगर आपको सिंपल कोई कफ है तो आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन से पूछ के कोई कफ सिरप या कोई मेडिसिन इस वक्त आप ले सकते हैं, क्योंकि आप कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं। कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, क्या हम खुद को घर में रह के डायग्नोज कर सकते हैं कि आया हम कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं? नहीं, एक्चुअली इसमें आप डायग्नोज तो नहीं कर सकते, डायग्नोज करना आपका काम नहीं है, डायग्नोज करना बेसिकली डॉक्टर का काम है कि आप कोविड हैं या किसी भी बीमारी में आप इन्वॉल्व हैं या नहीं है। बट बेहतर ये है कि अगर आपको किसी किस्म की जो सिम्टम्स हैं जो कि मीडिया पे चलती रहती हैं, आपको अवेयर किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी, तो अगर आपको वो सिम्टम्स हैं तो बेहतर है आप अपने आप को आइसोलेट कर लें कुछ दिन के लिए। और अगर वो सिम्टम्स मज़ीद डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं तो फिर आप किसी अच्छे फिजिशियन से कांटेक्ट करें, बल्कि आप कोशिश करें कि आप अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो डेफिनेटली फिर आपको कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हमने हुकूमत के जानिब से काफ़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जहां वेंटिलेटर्स के बारे में बहुत शोर मचाया गया कि दीगर सूबों के पास इतने वेंटिलेटर्स हैं, पंजाब के पास इतने वेंटिलेटर्स हैं, सिंध के पास इतने वेंटिलेटर्स हैं, तो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? क्या ये इतना स्वेयर हो जाता है कोविड पॉजिटिव कि हमें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़े? देखें, जब कोई भी चेस्ट की प्रॉब्लम, नमूनिया भी जब सीवियरिटी पे जाता है, कोविड जब सीवियरिटी पे जाएगा तभी ज़रूरत पड़ेगी। और ये सीवियरिटी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में होती है, आप उस फेज़ में दाखिल हो चुके होते हैं जब आप अपने तौर पे ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पा रहे। आप अगर इनहेल कर भी रहे हैं तो आपके लंग्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे ऑक्सीजन को, क्योंकि उसकी बहुत सारी रीज़न्स है, अभी उसकी डिटेल में जाने में तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लंग्स आपके जो है आपका जो ऑक्सीजन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको आर्टिफिशियली जो है वो ऑक्सीजन देनी पड़ती है थ्रू टू द वेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर वजी ये भी बताइएगा कि जब हम बात करते हैं एहतियाती तदाबीर की तो कहीं ना कहीं लैकनेस जो है वो हमारी तरफ से हो रही है, आवाम की तरफ से हो रही है, गवर्नमेंट उस तरीके से अवेयर नहीं कर पा रही है। क्योंकि जब हमने देखा कि मार्च में लॉकडाउन किया गया था तब इतनी केसेस नहीं थे, और पाकिस्तान अब उन 14 ममालिक में से है जहाँ पे केसेस चीन से ज़्यादा हैं। तो कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर जो आप हमें सजेस्ट करें या जो हम अब तक मिस कर चुके हैं? सबसे बड़ी जो चीज़ हमने मिस की है बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी इसी मुल्क में, इसी कराची में रहता हूँ, हमने जो मिस की है वो सोशल डिस्टेंसिंग मिस की है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो हमने सेकंड जो चीज़ हमने मिस की है वो है सैनिटाइजेशन। हमने दोनों चीज़ें मिस की हैं और बहुत ज़्यादा मिस की हैं। और थर्डली जो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना भी चाह रहा था वो ये कि ठीक है जी आपने सोशल डिस्टेंसिंग भी कर ली, आप सैनिटाइज भी हो गए, बट कभी आपने सोचा है कि जब आप घर में एंटर हो रहे होते हैं उस वक्त आप अपने साथ क्या करते हैं? ठीक है ना, जब आप घर में एंटर हो रहे हैं तो उस वक्त अपने आप को पूरी तरह सैनिटाइज़ किया या नहीं किया? क्योंकि आपने चलें ठीक है मास्क भी लगा लिया, आपने हैंड सैनिटाइज भी यूज़ कर लिया, आपने सारे अपने आप को सैनिटाइज कर लिया, बट जब आप एंटर घर में हो रहे हैं, आप बाहर से आ रहे हैं, तो आपको क्या पता है कि आपकी स्किन पे या आपके ड्रेस पे या आपके शूज़ पे कोई कोरोना वायरस मौजूद है या नहीं है? अगर आप उस वक्त एंटर होते वक्त आप नहीं सैनिटाइज कर रहे हैं, जो नॉर्मली मैं 99% घरों में देख रहा हूँ, तो आपको फिर चांस तो है ना, यहाँ आपकी लेकिंग तो आ गई। बिल्कुल ठीक है जी। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं कमर बात कर रही हूँ कराची से। मुझे सर वजी से ये क्वेश्चन करना था कि जैसे जो है ना वो अगर कोरोना वायरस घर के अंदर किसी एक शख्स को आ गया है तो क्या वो ज़रूरी है कि वो घर में बाकी सबको भी इफ़ेक्ट करेगा, और उसका टेस्ट हम कितने दिन में करवाना चाहिए हमें अगर किसी को खुदा ना खास्ता हो जाता है तो? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब देखें, सबसे पहले तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबको कोरोना का वायरस हो जाए। ठीक है, अगर किसी एक को हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी फैमिली को एनी हाउ वो ट्रांसमिट करेगा, ये ज़रूरी नहीं होता। ट्रांसमिट जब करता है जब आप उससे डिस्टेंस नहीं रखते, जब आप एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं करते हैं। बट बेहतर ये है कि आफ्टर 2 और 3 डेज जब आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो आफ्टर 2 और 3 डेज जो है आप अपना कोविड-19 का टेस्ट करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और जो भी आपके यहाँ पेशेंट है सबसे पहले तो आप उसको आइसोलेट करें, उसको क्वारंटाइन कर दें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर वजी ये भी बताइएगा कि अगर हमारे पास सैनिटाइज़र मौजूद नहीं है तो सैनिटाइज़र के बिहाफ पे हम कौन सी ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए सैनिटाइज़र तो मतलब एक ट्रेंड चल गया है हमारे यहाँ, वेरी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि जी हर एक की जेब में सैनिटाइज़र होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने तो बहुत सारे ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ जो अपने घर में बैठे हैं वो सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। यार आपके घर में सोप भी तो है अवेलेबल, बिल्कुल आप ऐसे घर है। जाके वॉशरूम में सोप से हाथ क्यों नहीं धो रहे हो अपना, आप अपना फेस क्यों नहीं धो रहे हो? ज़रूरी है आप जेब में सैनिटाइज़र रख के बैठे हैं और उससे आप सारा काम करें अपना? अच्छा, पहली बात तो ये हो गई कि जहाँ सोप अवेलेबल है, जहाँ हैंड वॉशेज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर 20 सेकंड्स तक अपने हैंड वॉश करें, आप अपना माउथ वॉश करें, तो आप सैनिटाइज़ हो जाएंगे। सेकेंडली इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे यहाँ मज़ीद भी अवेलेबल हैं जिससे आप सैनिटाइज़ हो सकते हैं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मज़ीद भी अवेलेबल हैं जिससे आप बिल्कुल। अपने आप को सैनिटाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजी फॉर बीइंग विद अस। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। आप हमारे फेसबुक पेज जी सेहत के साथ पे आज के शो का फीडबैक भी दे सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह।